Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. नमस्कार दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है और रुपया भी डॉलर के मुकाबले रसातल में जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का ख्वाब देखते हैं। वैसे ये कॉन्फिडेंट किसी अचंभे से कम नहीं है कि कैसे देश की जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर सपनों की दुनिया में लगाए रखा जाए। आप देखिए कि मौजूदा दौर में रुपया डॉलर के मुकाबले लुढ़कता जा रहा है और जिस रफ्तार से गिर रहा है उसे वापस एक सही स्थिति में लाने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री समेत समूची बीजेपी ये मानकर चल रही है कि देश की अर्थव्यवस्था मोदी राज में प्रगति के पथ पर है और ठीक यही सपना देश की जनता को भी दिखाया जा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो उससे देश में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि आयात निर्यात समेत कई चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार पर भी सरकार बैकफुट पर ही नज़र आती है, क्योंकि इसी साल देश के फॉरेन रिजर्व में 8 सितंबर को 4.99 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट देखी गई। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी में पढ़े लिखे नेताओं की कोई कमी है, लेकिन देश की इकोनॉमी के मामले में उनकी पढ़ाई लिखाई ढाक के 3 पात ही नज़र आती है। मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवी लगातार लेख लिख रहे हैं, लेकिन वो बात और है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी चर्चा तक नहीं होती और जब विचार विमर्श नहीं होगा तो लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। अशोक मोदी ने 30 अक्टूबर को द हिंदू में एक एडिटोरियल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसमें नौकरियों में कमी, खराब एजुकेशन, हेल्थ और रहने लायक शहर पर बात तक नहीं की जा रही है। वो आगे लिखते हैं कि भारत के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ती जीडीपी एक मामूली उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह 10 साल के बच्चे की ऊंचाई 20 साल के वयस्क की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ठीक उसी तरह सबसे गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत को सबसे तेज़ी से विकास करना चाहिए। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वो लगातार ऐसा करने में विफल रहा है। आपने देखा होगा कि जब सरकार के मंत्रियों से पूछा जाता है तो वो यही बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और हंगर इंडेक्स पर आई रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बताई जाती है तो सरकार इन्हें गलत ठहराने में लग जाती है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार के मंत्री सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन वो इस पर कभी डिस्कशन नहीं करते कि रुपये के रसातल में जाने और विश्व व्यापार के बमुश्किल आगे बढ़ने के कारण भारतीय एक्सपोर्ट कैसे गिर रहा है। आप देखिए कि 18 सितंबर को द हिंदू में एक एडिटोरियल छपा, जिसमें बताया गया कि अगस्त महीने में भारत का निर्यात लगातार 7वीं बार और 11 महीनों में 9वीं बार घट गया है, जबकि आयात में इस साल मार्च के बाद से उछाल आया है। इस तरह कुल 58.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े के साथ इनबाउंड शिपमेंट, जहां अभी भी पिछले साल अगस्त के स्तर से 5.2% कम रहा, वहीं निर्यात में अपेक्षाकृत 6.9% की गिरावट आई, जिससे 24.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जो अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। तो क्या आप अब भी मानते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है? ये जुमला ठीक वैसा ही है जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। आप अक्सर अखबारों या न्यूज़ चैनल्स पर बीजेपी प्रवक्ताओं को बोलते हुए देखेंगे कि वो लगभग हर मुद्दे को कांग्रेस की विफलताओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि वो इस पर कभी बात नहीं करते कि देश पर इस वक्त कर्ज कितना है। ये जानकारी आपको गूगल से मिल जाएगी कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन पिछले 9 सालों में
जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से भारत का कर्ज बढ़कर तिगुना हो चुका है, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया है। 2014 से पहले ये कर्ज कुल 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है, तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया, और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। मौजूदा समय में देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें अर्थव्यवस्था की बातें कम और हिंदू मुसलमान पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इससे यही कहा जा सकता है कि सरकार के पास अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी साल मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि अब देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट मोड पर है, यानी कि ये बिना किसी और सुधार के भी 2030 तक 6.5 से 7% तक की रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी 1979 से 2008 तक बिना किसी रुकावट के बढ़ती रही थी, जिससे वहां बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे। उसी को देखते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये अनुमान लगाया है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने जो अनुमान लगाया वो वी अनंत नागेश्वरन के अनुमान से मेल नहीं खाता है। संजीव सान्याल ने दिसंबर 2022 में कहा था कि हाल की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी आगे आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 9% की विकास दर हासिल कर सकती है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पास एक अच्छी मजबूत कार है जो एक अच्छे इंजन और ड्राइवर से लैस है। यहाँ शायद ड्राइवर से उनका मतलब नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया। खैर, यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने जो आंकड़ा दिया और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो अनुमान लगाया, उनमें भारी अंतर है। आप देखिए कि जब देश के सरकारी अर्थशास्त्रियों का ये हाल है तो लोगों तक सही जानकारी पहुंचने की संभावना तो छोड़ ही दीजिए। इस समय हो ये रहा है कि कोई भी कुछ भी बयान इस तरह से देता है जैसे इसको कोई जवाबदेही ना हो। दरअसल अगस्त 2022 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ये अनुमान लगाया कि अगले दशक में भारत 11% की वृद्धि से साल 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब इतना होने पर केवल यही कहा जा सकता है कि इतनी वंदना ना करें कि जिससे आपके अनुमान पर ही सवाल उठने लगें। अब इन आंकड़ों पर क्या कहें और कौन से अनुमान को सही मानें? वैसे मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था उस हालत में नहीं है जो पेश करने की कोशिश हो रही है। मौजूदा दौर में अर्थशास्त्र के गणित को जिस तरह से समझाने की कोशिश हो रही है वो किसी को भी अटपटा लग सकता है। इसी साल फरवरी में भारत सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने
कुछ इस तरह का बयान दिया ताकि भक्त बिरादरी खुश हो सके। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब कुछ भी। आपने देखा होगा कि जब यूपीए के समय में कोई मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता था तो उस पर ये न्यूज़ वाले डिबेट किया करते थे। उस वक्त बहस इस बात पर होती थी कि अमुक बयान सही है तो कैसे, लेकिन आज के समय में मंत्री के साथ साथ अर्थशास्त्री तक ऐसे बयान देते हैं जिनसे पता चल जाता है कि होमवर्क की कितनी कमी है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में है और दिखाया क्या जा रहा है। इसलिए ये आपको तय करना है कि आप सपनों में जीना पसंद करेंगे या फिर वास्तविकता में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।